अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे एक डिफरेंट टॉपिक की, और वो है द चाइनीज़ माइंड, यानी चीनी जहन की साइकोलॉजी क्या है। हम रिसेंटली बहुत सी ऐसी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जब से सीपैक शुरू हुआ है बाज़ लोगों ने गलत तौर पे चीनियों को नौआबादियाती करार दिया है, कॉलोनियलिस्ट करार दिया है। बाज़ लोगों ने अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के तहत चीन को खामखा बुरा भला कहना शुरू किया है, बट दैट इज़ ऑल रॉन्ग। हम चीन को समझे ही नहीं हैं। तो इसलिए आज का वीडियो जो है वो चाइनीज़ साइकोलॉजी के बारे में। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या एक कल्चर की अलग साइकोलॉजी होती है? क्या उसमें रहने वाले सारे लोग जो हैं वो एक ही माइंड के होते हैं? ज़ाहिर है ऐसा नहीं है। हर सोसाइटी में हर फर्द जो है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन एज अ जनरलाइजेशन वी कैन टॉक ऑफ a civilization having its own traditions and therefore having its own psychology. तो चूँकि साइकोलॉजी है ही जनरलाइजेशंस का नाम as a discipline, तो I think it would be legitimate to talk about a Chinese mind or a Chinese psychology. तो Chinese psychology को अगर हमें सही तरह से समझना है तो मैं शुरू करूँगा कन्फ्यूशियस के बारे में बात करने से। कन्फ्यूशियस या कौंत्से जो हैं वो मैं समझता हूँ कि अभी तक 2500 साल से उनकी शख्सियत जो है वो चीन पे हावी रही है। और चलें मज़ीद बात करने से पहले कन्फ्यूशियस की बात करते हैं। कन्फ्यूशियस के एनालेक्ट्स में से एनालेक्ट नंबर 1, श्वे आर शी च पु यी ये हु यो फंग ज़े युआन फंग लाए पु यी ले हु रन बु च पु यी यिन पु यी चन से हु। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, और जब आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा तो आपको चीनी जहन में एक बहुत खूबसूरत एक्सेस मिलेगी। तो ज़रा सुनिए। टू लर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस इन सर्विस, यानी एक तवील अरसे तक मुताला करना, स्टडी करना और फिर उसका इतलाक़ करना सर्विस में, इंसानियत की खिदमत में। ये पहला हिस्सा है इस एनालेक्ट का। दूसरा, और दोस्त यार दूर दराज से अचानक मिलने आ जाएं तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। और तीसरा, लोग उसे मत पहचाने, लोग उसे ना पहचाने और फिर भी वो उदास ना हो, मग़मूम ना हो, नाराज़ ना हो। क्या ये अजीम शख्स नहीं? तो देखिए, 3 चीज़ें जो हैं कन्फ्यूशियस ने चीनी तहज़ीब की बुनियाद रख दी, जो मॉडर्न डे तक चली आ रही है। और मॉडर्न डे तक वो कौन सी तहज़ीब चली आ रही है? एक तो ये कि तवील मुताले के बाद उस सारे इल्म को जो आपने हासिल किया है, लोगों की खिदमत में सर्व करना, उसको इस्तेमाल करना, उसको यूटिलाइज़ करना, क्या ये कमाल की बात नहीं है? ठीक है, तो एक पिलर जो है वो चीनी तहज़ीब व तमद्दुन का ये है। और दूसरा, हुस्न अखलाक, जिसे वो ली भी कहते हैं। ली जिसका मतलब है रिचुअल, जिसका मतलब है फॉर्म, जिसका मतलब है आपका दिल से रिलेशनशिप कुछ भी हो, लेकिन हुस्न अखलाक और हिफ्ज़ मरातब, ये सारे उसमें आते हैं। तो दोस्त यार दूर से मिलने आ जाएं तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। और तीसरी चीज़, लोग उसे ना पहचाने और फिर भी वो उदास ना हो, मग़मूम ना हो, नाराज़ ना हो, क्या वो अजीम शख्स नहीं है? और यहाँ पे अना जो है उसको निगेट करना या आजिज़ी को प्रमोट करना, अगेन हुस्न अखलाक भी है और सेल्फ़ अवेयरनेस भी है, ह्यूमिलिटी भी है, इनकिसार भी है, आजिज़ी भी है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिन पे चीनी तहज़ीब की बुनियाद रखी गई है। अच्छा, अब ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इस कन्फ्यूजनिज़म को ख़त्म करने की कोशिश की गई, जैसे ख़ास तौर पे ग्रेट कल्चरल रेवोल्यूशन जो हुई है लेट 60s में और अर्ली 70s में शुरू हुई, और उसमें बहुत सा प्रोपेगेंडा किया गया कन्फ्यूशियस के ख़यालात के बारे में, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का उसका ख़्याल ये था कि कन्फ्यूशियस की जो सोच है वो अभी तक चीन के लोगों में कम्युनिज़म को रेजिस्ट कर रही है।
तो इसलिए उन्होंने कन्फ्यूशियस के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया, लेकिन उसकी वजह से एक बैकलैश हुआ और उस बैकलैश की वजह से फिर दंग शाओपिंग जो हैं वो चीन के हुक्मरान बने और उन्होंने कन्फ्यूशनिज़म को ऑफिशियली रिस्टोर किया। और यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि चीन की एक बहुत ज़्यादा तरक्की कम्युनिज़म में हुई, और उस कम्युनिज़म में जो अर्ली कम्युनिज़म था उसमें कन्फ्यूशियस को टारगेट नहीं किया गया, और उसकी वजह से एक कन्फ्यूशनिज़म जो था वो माओ की सोच का भी हिस्सा रहा, जिसके बारे में कभी किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन जब कल्चरल रेवोल्यूशन में कन्फ्यूशियस को चैलेंज किया गया, तो कन्फ्यूशियस को चैलेंज करने की वजह से जो बैकलैश हुआ, कन्फ्यूशियस फिर से सोसाइटी में मकबूल हुआ, और कन्फ्यूशनिज़म जो है कन्फ्यूशनिज़म जो है उसकी रिस्टोरेशन की वजह से, उसकी रिहेबिलिटेशन की वजह से चीन ने फिर तरक्की की तरफ एक और नया स्टेप लिया, जो कि हमें आजकल नज़र आ रहा है चीन के सुपर पावर बनने। चीन का नौआबादियाती निज़ाम के साथ तजुर्बा बहुत तल्ख़ रहा। अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने, वलंदेज़ियों ने, इन सब ने जो है चीन को डोमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन चीन पे कब्ज़ा हासिल करने का ख्वाब उनका पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि चीन की तहज़ीब को और तमद्दुन को तबाह कर दिया जाए। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ओपियम ट्रेड थी, इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ जो मूवमेंट्स चीन में चली, उनके पीछे अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की जो साजिशें थीं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि चीन को किसी तरह से मग़लूब कर लिया जाए। तो हमें तकरीबन 101 साल का ऐसा पीरियड मिलता है जहाँ चीन जो है वो कुछ बल्कि काफ़ी नौआबादियाती दबाव में आ गया, लेकिन पूरी तरह से चीन जो है वो इन लोगों के कब्ज़े में नहीं आया, यूरोपियंस के कब्ज़े में नहीं आया। फिर हम देखते हैं लेकिन यूरोपीय असरात और यूरोपीय सोच के असरात के तहत नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन आई है sun Yat-sen की सरबराही में, और फिर माओ ज़ेडुंग की सरबराही में फाइनली कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आई है। अच्छा, अब कम्युनिज़म जो चीन का था वो होम ग्रोन कम्युनिज़म था। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो प्योर यूरोपियन काइंड का या सोवियत काइंड का कम्युनिज़म नहीं था, जिसकी वजह से जो है चीन काफ़ी तरक्की करता रहा, और काफ़ी जो है चीन ने अपनी एक शनाख्त अलग से रखी कम्युनिस्ट मुल्कों के दरमियान, जिसकी वजह से चीन को सोवियत यूनियन वाला धचका जो है या सोवियत यूनियन वाला जो पाथवे था वो फॉलो नहीं करना पड़ा। अच्छा, तो अब बात करते हैं, फिर से आते हैं वापस कि चीन ने नौआबादियाती निज़ाम को रेजिस्ट किया, और जब चीनी बादशाहों ने रेजिस्ट करना छोड़ दिया तो चीन के अवाम ने रेजिस्ट किया, जैसे कि बॉक्सर्स रेवोल्यूशन है, और इसके अलावा और ओपियम वॉर्स जो हैं वो इसकी गवाह हैं। तो हुआ क्या है फिर चेयरमैन माओ के तहत भी हम देखेंगे कि इवन दो वो कन्फ्यूशियस के अलल ऐलान ख़िलाफ़ थे, उनकी सोच में कन्फ्यूशनिज़म था। उनकी सोच में मसलन जब उनसे कहा गया कि जनाब आप ये चीनी एक्यूपंक्चर और चीनी हर्बल मेडिसिन जो है जैसी पुरानी फरसूदा चीज़ों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन के मुकाबले में और मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन के मुकाबले में, तो चेयरमैन माओ ने कहा Let 1,000 flowers blossom, let 100 schools of thought contend। तो 100 schools of thought का जो पीरियड है वो चीन की हिस्ट्री में बहुत गोल्डन पीरियड समझा जाता है, जहाँ कन्फ्यूशस के बाद, कन्फ्यूशस के ज़ेरे असर बहुत सी फ़िलोसॉफ़िकल बहसें जो हैं वो सोसाइटी में शुरू हुई, और उनकी आपस में बहस के नतीजे में ये 100 मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट जो हैं वो सामने आए, और वो आपस में हर वक्त बहस करते थे, मुनाजरे करते थे और मुबाहसे करते थे। तो इसको एक अच्छी चीज़ करार दिया चेयरमैन माओ ने। तो सोवियत यूनियन, अनलाइक सोवियत यूनियन जहाँ पे कि सोच पे पर्दा था और सोच पे कड़ा जो थी वो सुपरविज़न थी, और गलत सोचने के नतीजे में आप जेल जा सकते थे, साइबेरिया मुंतकिल हो सकते थे, कंसंट्रेशन कैंप्स में जा सकते थे। चाइना में ऐसा नहीं किया गया। चाइना वाज नॉट दैट क्रूअल। और ये भी कन्फ्यूशस की अगर एक बात को जो बिल्कुल कुरान मजीद से मिलती जुलती है, कन्फ्यूशस की ये बात कि
जस्टिस जो है वो शुरू तो यहीं से होना चाहिए कि हर अमल की सज़ा, हर क्राइम की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन एक सुपीरियर जस्टिस सिस्टम जो है वो माफ़ करने को बहुत अहमियत देता है। तो यहाँ पे कुरान मजीद में है जैसे कि अगर तुमसे कोई ज़्यादती करे तो तुम भी वैसे ही कर लो, और हद से मत बढ़ो, और अगर माफ़ कर दो तो अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। सो इट्स वेरी सिमिलर इन कन्फ्यूशनिज़म। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी समझनी है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि कन्फ्यूशनिज़म जो है कोई रिलीजन है जो कम्पीट कर रहा है दूसरे मज़हब के साथ, तो उस सेंस में कन्फ्यूशनिज़म मज़हब नहीं है। कन्फ्यूशनिज़म एक वे ऑफ लाइफ ज़रूर है, कन्फ्यूशनिज़म एक आगे चलने का तरीक़ा ज़रूर है, लेकिन वो किसी भी वर्ल्ड रिलीजन के साथ अडेप्ट हो सकता है। मसलन वो कहते हैं जी कि बच्चों को माँ बाप का अदब करना चाहिए, कन्फ्यूशस ये कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जी बीवी और शौहर के ताल्लुकात में जो है शौहर को फ़क़ीहत होनी चाहिए। अब आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक ज़ाब्ता अखलाक कन्फ्यूशस बना के देता है जो कि फॉलो करना चाहिए। इसी तरह कन्फ्यूशस जो है वो मेरिटोक्रेसी का कायल है, और यही वजह है कि चीन में अब तक मेरिटोक्रेसी का राज है, यानी मेरिट के अगेंस्ट जो है वो अपॉइंटमेंट चीन में बड़ी गलत समझी जाती है, और पिछले 2500 साल से समझी जा रही है। कन्फ्यूशस ने जो सिस्टम शुरू किया, हमारा जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, या ब्रिटिश सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता रहा, या फ्रेंच सिविल सर्विसेज ने जो अडॉप्ट किया, वो चाइना से सीखा। कि जनाब चाइना में वो ये करते थे कि जो नोबिलिटी थी, जो शाही ख़ानदान था, वो बहुत एक लिमिटेड हद तक था हुकूमत में। उसके अलावा जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे, जितने भी अरिस्टोक्रेसी थी, वो अरिस्टोक्रेसी ख़ानदानी नहीं होती थी, वो इम्तिहान दे के आगे आते थे जो लोग, उनको फिर बादशाह के कोर्ट में रख लिया जाता था। और इस तरह पूरे चीन से लोग जो हैं नौजवान, वो मुकाबले का इम्तिहान पास करके तो आगे आते थे। और इसी तरह मेरिटोक्रेसी जो है वो चीनियों की रग रग में घुसी हुई है, और इसका क्रेडिट भी हम उस एक शख्स को देते हैं जिसका नाम है कन्फ्यूशस। कौन सा? अच्छा, अब कन्फ्यूशस जो हैं उनकी इस बात का या मेरिट पे ज़ोर देने का की वजह है कि चीनी अब तक जो है वो मेरिट सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये एक और चीज़ उनके बारे में समझने की ज़रूरत है। सो लेट मी क्विकली पैराफ्रेज एंड देन आई विल मूव ऑन। तो हमारे पास चीनी तहज़ीब के बारे में कुछ चीज़ें हैं। एक तो मुताले को बहुत अहमियत है, फिर उस मुताले की उस इल्म की एप्लीकेशन या उसके इतलाक़ पे बहुत ज़्यादा अहमियत है, और वो इतलाक़ जो है वो लोगों की सर्विस में होना चाहिए, अवाम की सर्विस में होना चाहिए, अवाम के लिए होना चाहिए। इस पे भी बहुत अहमियत है। यानी इल्मुन नाफ़े, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मांगा कि अल्लाह मुझे इल्मुन नाफ़े अता कर, नफ़ा बख्श इल्म अता कर। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूशस में हमें नज़र आता है कि वो इल्म को भी बहुत अहमियत दे रहे हैं। इल्म हासिल करो, ख़ा तुम्हें चीन ही जाना पड़े, तो चीन हमें नज़र आता है कि वो इल्म को तवज्जो दे रहा है, और फिर उस इल्म के इतलाक़ को तवज्जो दे रहा है। और दूसरी चीज़ जो है वो दोस्तों से मिलना जुलना, हंसी खुशी, प्यार मोहब्बत और हुस्न अखलाक। और तीसरी चीज़ आजिज़ी और इनकिसार। और फिर इन तीनों चीज़ों को जब आप साथ लेके चलें तो फिर चौथी चीज़ है मेरिट, और मेरिट की अहमियत। अब कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं जो मैं वैसे बाय द वे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब चाइनीज़ ज़बान को पढ़ रहा था तो चीनी ज़बान में सबसे जो एक डिस्टिंक्टिव चीज़ नज़र आती है वो है, जब हम बोलते हैं तो वो हैं टोन्स। मसलन अगर हम कहते हैं माँ तो इसका मतलब है भंग या फ्यून, और जब हम कहते हैं माँ तो इसका मतलब है वालिदा, और जब हम कहते हैं माँ तो इसका मतलब है घोड़ा, और अगर हम कहते हैं माँ तो इसका मतलब है सवालिया निशान। यानी हर सवाल के एंड में माँ अगर लगा दिया जाए तो वो सवाल बन जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तो अब ये चार मैंने आपको सिलेबल्स बताए हैं जिनमें सिर्फ टोन फ़र्क है, और टोन के फ़र्क होने से मतलब बदल जाता है। जब मैंने बरसग़ीर की ज़बानों को देखा तो बरसग़ीर में मेरे इल्म के मुताबिक, और मेरा लैंग्वेजेस से शौक़ ज़रूर है, लेकिन आई एम ए साइकोलॉजिस्ट नॉट अ लिंग्विस्ट बाय प्रोफेशन। तो मैंने ये नोट किया कि जो हमारे सेंट्रल पंजाब में पंजाबी बोली जाती है वो भी टोन लैंग्वेज है, और वो बरसग़ीर में शायद वाहिद टोन लैंग्वेज है। मीनिंग कि अगर टोन बदल जाए तो लफ्ज़ का मतलब बदल जाता है।
मसलन एक लफ्ज़ है कोड़ा। कोड़ा जो है यानी whip या छांटा जिसे हम कहते हैं, और अगर इसमें हम डीप टोन लगा दें जैसे घोड़ा, तो घोड़ा जो है वो उसका मतलब है हॉर्स, या उर्दू में जो घोड़ा है। जब देखें कि उर्दू में वो टोन नहीं है, आप एक डिफरेंट लेटर यूज़ करते हैं यानी घे, तो आप कहते हैं घोड़ा, हम सेंट्रल पंजाब के लोग हम कहते हैं कोढ़ा। सराइकी में ये चेंज हो जाता है, वो भी कहते हैं घोड़ा। अब इसी तरह बहन को उर्दू में जो लफ्ज़ बहन है, सेंट्रल पंजाब में हम कहते हैं पहन। पहन जो है उसमें एक डीप टोन लगती है, सराइकी वाले भी बहन कहते हैं। तो यहाँ पे it was very interesting कि I could find a parallel between Punjabi and Chinese, and it's a fascinating parallel. अच्छा, इसी तरह चीनी कल्चर में या चीनी तमद्दुन में एक और बड़ी यूनिक चीज़ है, और वो है चाइनीज़ राइटिंग स्टाइल या चाइनीज़ स्क्रिप्ट। चाइनीज़ स्क्रिप्ट में आप ये सुन के हैरान होंगे कि अल्फ़ाबेट कोई नहीं है, यानी हरूफ तहजी नहीं है। आपने एक लफ्ज़ बनाना है तो वो अक्सर ये है कि लफ्ज़ों की तस्वीर थी या हायरोग्लिफ्स टाइप चीज़ें थी जो इवॉल्व करते करते कैरेक्टर्स बन गई। और चीनी जो ज़बान है देयरफॉर इट्स द रिटन लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन पिक्चर्स। तो इस वजह से मुझे इंटरेस्ट हुआ कि इस चीज़ को स्टडी किया जाए कि क्या चाइनीज़ ज़बान में डिसलेक्सिया भी होता है। तो रिसर्च को देखने के बाद ये पता चला कि होता है, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का, क्योंकि इंग्लिश, उर्दू, इन ज़बानों के जो स्क्रिप्ट्स हैं उनमें साउंड्स और लेटर्स में कोई मुताबिकत है, कुछ ना कुछ कॉरस्पॉन्डेंस है। जैसे ब की साउंड है तो वो बे से लिखी जाएगी, या इंग्लिश में बी से लिखी जाएगी। चाइनीज़ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो इसकी वजह से जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो कैरेक्टर्स में लिखी जाती है। मसलन औरत के लिए औरत की शक्ल है, आदमी के लिए आदमी की शक्ल है, इंसान के लिए इंसान की शक्ल है, बड़े के लिए बड़े की शक्ल है। अच्छा, अब आपने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं तो आम तौर पे वो आप कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स को मिला के, कॉन्क्रीट कैरेक्टर्स को मिला के एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बनाते हैं। मसलन एक औरत के पास अगर बच्चा है गोद में, तो उसको उन्होंने गुड के लिए इस्तेमाल किया, यानी जो लफ्ज़ उनका हाओ, तो हाओ का मतलब है गुड या अच्छा। तो इसको उन्होंने कैसे शो किया है, एक औरत के हाथ में बेबी दे के। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरह तो अब अगर हम चाइनीज़ माइंड की बात करते हैं तो ये भी समझना है कि दिस इज़ अ फैसिनेटिंग थिंग जो कि उनके प्रोबेबली होल ब्रेन को लैंग्वेज लर्निंग में इन्वॉल्व कर देती है। वो इस वजह से कि जो तस्वीर है वो हमारे जनरली जो साइकोलॉजी इतनी प्रिसाइज नहीं है ब्रेन साइंस अभी, लेकिन जो हमें मालूम है उसके तहत जो पिक्चर्स हैं वो प्रोसेस होती हैं राइट साइड ऑफ द ब्रेन में, और जो लैंग्वेज है वैसे स्पोकन वो लेफ़्ट साइड में प्रोसेस होती है। तो जब आप पिक्टोरियल माइंड को और लिंग्विस्टिक माइंड को इंटीग्रेट कर देते हैं थ्रू अ स्क्रिप्ट, सो आपका होल ब्रेन जो है वो लैंग्वेज में इन्वॉल्व होता है, विच इज़ नॉट ट्रू ऑफ इंग्लिश और उर्दू। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है चीनी ज़हन के बारे में। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब ये CPEC का किस्सा शुरू हुआ, पहले मुशर्रफ साहब के ज़माने में, फिर जरदारी साहब के ज़माने में, फिर नवाज़ शरीफ के साहब के ज़माने में, और अब इमरान खान साहब के ज़माने में, तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड by the prospect of collaboration between China and Pakistan। उसकी वजह ये है कि चीन, क्रिटिक्स जो मर्ज़ी कहें, एक नौ आबादियाती मुल्क नहीं है। चीन एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पे अपने आप को देखता है। वो सुपर पावर बन भी जाए, उन चीनी लोगों की जो कॉन्शियसनेस है वो उसका क्लोज़ रिलेशन है अफ्रीका के लोगों के साथ और एशिया के लोगों के साथ। और यूरोपियन और अमेरिकन बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब चीनी जो हैं वो अफ्रीका का इस्तेसाल कर रहे हैं और एशिया का इस्तेसाल कर रहे हैं। मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि वो अफ्रीका और एशिया के मुल्कों को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। हाँ, इसमें उनका भी फ़ायदा है। तो ज़ाहिर है अगर एक विन विन सिनेरियो खड़ा हो रहा है, अगर हमें अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो जनाब अमेरिका इस तरह की ना हमें अब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना हमें एड दे रहा है, ना ब्रिटेन हमारे साथ इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना हमें एड दे रहा है, ना फ्रांस हमारे साथ इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना हमें एड दे रहा है। तो जनाब आपका क्या जाता है?
मुझे नहीं समझ आ रही। कुछ बेवकूफ़ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तबाह कर दिया। तो जनाब मैं अर्ज़ करूँगा, और मैं वाकई उन ऐसे लोगों को बेवकूफ़ कहूँगा या वो हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, हमारा कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हम क्या ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं अर्थ शैटरिंग जो कि चाइना के आने से ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ एब्सोल्यूट रबिश। तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ जान आएगी मेरे ख़्याल में तो अगर चीन को यहाँ एक फ्री हैंड दिया जाता है निस्बतन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो मैं इस चीज़ का बहुत हामी हूँ कि जो चाइनीज़ माइंड है हमें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पता नहीं पाकिस्तानी माइंड है अभी कि नहीं, हम कुछ माइंडलेस से ही हैं, हमारी लीडरशिप भी माइंडलेस है और जो आगे हाँके जा रहे हैं वो भी डफर हैं। तो इस सूरत हाल में अगर चाइनीज़ माइंड से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, वी आर लकी इनफ, आई थिंक वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट। मैं आपको अर्ज करूँगा कि चीनी ज़बान सीखें, चीनी सकाफ़त के बारे में नॉलेज हासिल करें और जिस कदर हो सके चाइना को और चाइनीज़ को और चाइनीज़ फ़िलासफ़ी को और चाइनीज़ कल्चर को और चाइनीज़ लिटरेचर को पढ़ने की कोशिश करें। अब मैं आपके सामने एक चाइनीज़ नज़्म रखता हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। ली बाई की पोइट्री है, 1000 साल से ऊपर हो गए उन्हें। तो ये चुआंग छियान मिंग ये क्वांग ई शि दी शांग शुआंग जू ताओ वांग मिंग ये ती ताओ सी गु xiang। यहाँ वो कह रहे हैं कि जनाब चांदनी जो है वो मेरे फ़र्श पे इस तरह से चमक रही है जैसे कि स्नोफ्लेक्स गिर रहे हों, और मैं सर उठा के चांद की तरफ देखता हूँ तो मुझे घर की याद आती है। अब ये उर्दू में ज़ाहिर तर्जुमे में वो ब्यूटी कैप्चर नहीं होती जो चाइनीज़ लैंग्वेज की टोन्स में और उनकी साउंड्स में कैप्चर होती है। तो इसी तरह भी एक चाइनीज़ सॉन्ग भी है। तो अब आपके सामने मैं रखता हूँ एक चाइनीज़ सॉन्ग। हाओ ईदो मेली दी मोली हुआ, हाओ ईदो मेली दी मोली हुआ, फन वांग मेली मंजया, यो xiang यो बाय रन रन क्वा रंग हो ला जंगनी जाए श्या जुंगे ही बेरन जा मोली हुआ या मोली हुआ, हावी दो मेली दी मोली हुआ, हावी दो मेली दी मोली हुआ, हावी दो मेली दी मोली हुआ। See you next time. खुदा हाफिज़।